नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है देश लाइव का, जहां हम आपको बताते हैं देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में। खबर प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी पर इदरीस अली की ओर से निशाना साधा गया है। दरअसल इदरीस अली टीएमसी के विधायक है, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। श्रीलंका के हालात लगातार तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। राष्ट्रपति गोटाबाया फिलहाल कहां छिपे हैं, ये पता नहीं चला है, जबकि प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने पद से इस्तीफा दे दिया है। यहां जनता का गुस्सा काफी भड़का हुआ है और शनिवार को लोग राष्ट्रपति से इस्तीफे की मांग करते हुए उनके निवास में पहुंच गए। इस दौरान लोगों ने गोटा गो होम के नारे लगाए थे। बाद में प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री विक्रम रानिल सिंघे के निजी निवास पर आग लगा दी थी। श्रीलंका के हालात पर अमेरिका सहित दुनिया के तमाम देश चिंतित है और इस बिगड़े हालात पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। भारत में भी श्रीलंका के हालातों पर टिप्पणी का दौर शुरू हो गया है। कुछ लोग और पार्टियों के नेता इस बहाने पीएम मोदी की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस विधायक इदरीस अली ने प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर निशाना कसा है। इदरीस अली ने कहा कि पीएम मोदी को भी एक दिन श्रीलंकाई राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे जैसे हालात का सामना करना पड़ेगा। दरअसल टीएमसी विधायक इदरीस के गुस्से की एक वजह कोलकाता में सियालदाह मेट्रो स्टेशन के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आमंत्रण नहीं देना बताया गया है। सोमवार को होने वाले कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने वाली हैं। इदरीस अली ने कहा कि ममता बनर्जी को इस कार्यक्रम में इनवाइट न करना एक तरह से इस प्रोजेक्ट का अपमान है। उन्होंने कहा कि रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने ही इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। गौरतलब है कि राज्य सरकार से किसी भी व्यक्ति को इस कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया है। इससे पहले भी विक्टोरिया मेमोरियल में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुए एक कार्यक्रम में ममता बनर्जी को आमंत्रण नहीं दिया गया। तब टीएमसी ने इस मामले में केंद्र सरकार पर बंटवारे की राजनीति का आरोप लगाया था। हालांकि तब भाजपा ने पलटवार करते हुए ये परंपरा तो टीएमसी ने ही शुरू की है। उसने आरोप लगाया कि टीएमसी राज्य सरकार के कार्यक्रमों में भाजपा के सांसदों और विधायकों को आमंत्रित नहीं करती। पोस्टर विवाद जो लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है, अब इसको लेकर जो है एक इनडायरेक्टली ही सही प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल मां काली को लेकर उन्होंने जवाब दिया है। फिल्म काली के पोस्टर के बाद मां काली पर दिए गए बयान पर छिड़े विवाद के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देवी का देश पर आशीर्वाद है। मां काली की चेतना पूरे भारत की आस्था में है। पीएम मोदी के इस बयान को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि उनकी पार्टी टीएमसी की एक सांसद महुआ मोइत्रा ने मां काली को लेकर विवादित बयानबाजी की थी। मोइत्रा के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है और बीजेपी ने टीएमसी से निलंबन की मांग की है। रविवार को स्वामी आत्मस्थानंद जी के जन्म शताब्दी कार्यक्रम को रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने रामकृष्ण परमहंस को याद करते हुए कहा कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक संत थे जिन्होंने अपनी आंखों के सामने मां काली को अनुभव किया था। पीएम मोदी ने बंगाल की काली पूजा और स्वामी विवेकानंद का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का कद ऐसा था, लेकिन वो देवी काली की भक्ति में एक बच्चे की तरह बन जाते थे। स्वामी आत्मस्थानंद में भी ऐसी अटूट आस्था थी। मां काली का आशीर्वाद हमेशा भारत के साथ है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक ऐसे संत थे जिन्होंने मां काली का स्पष्ट साक्षात्कार किया था, जिन्होंने मां काली के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया था। वो कहते थे, ये संपूर्ण जगत, ये चराचर सब कुछ मां की चेतना से व्याप्त है। यही चेतना बंगाल की काली पूजा में दिखती है। यही चेतना बंगाल और पूरे भारत की आस्था में दिखती है। इसी चेतना और शक्ति के एक पुंज को स्वामी विवेकानंद जैसे युग पुरुषों के रूप में स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने प्रदीप्त किया था।
स्वामी विवेकानंद को मां काली की जो अनुभूति हुई, उनके जो आध्यात्मिक दर्शन हुए, उसने उनके भीतर असाधारण ऊर्जा और सामर्थ्य का संचार किया था। स्वामी विवेकानंद जैसा ओजस्वी व्यक्तित्व, इतना विराट चरित्र, लेकिन जगन्माता काली की स्मृति में, उनकी भक्ति में वो छोटे बच्चे की तरह विह्वल हो जाते थे। भक्ति की ऐसी ही निश्चलता और शक्ति साधना का ऐसा ही सामर्थ्य मैं हमेशा पूज्य स्वामी आत्मस्थानंद जी के भीतर भी देखता था। और उनकी बातों में भी मां काली की चर्चा होती रहती थी। और मुझे याद है, जब भी बेलूर जाना हो, गंगा के तट पर बैठे हो और दूर मां काली का मंदिर दिखाई देता हो, तो स्वाभाविक एक लगाव बन जाता था। जब आस्था इतनी पवित्र होती है तो शक्ति साक्षात हमारा पथ प्रदर्शन करती है। इसलिए मां काली का वो असीम आशीर्वाद हमेशा भारत के साथ है। मां काली पर जो पोस्टर विवाद है वो तेजी से गर्माता जा रहा है। अब महुआ मोइत्रा की तरफ से एक और बयान जारी हो गया है, जिसके बाद लगातार महुआ मोइत्रा को घेरा जा रहा है। किस तरीके से लगातार महुआ मोइत्रा अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में है। तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा की ओर से मां काली पर टिप्पणी के बाद राजनीतिक विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर निशाना साध रही है। इस बीच महुआ मोइत्रा एक बार फिर अपने बयानों को लेकर चर्चा में है। मोइत्रा ने बीजेपी आईटी सेल प्रमुख पर निशाना साधते हुए कहा कि अब मां काली उनके सीने पर पैर रखेंगी। मोइत्रा ने ट्वीट करते हुए कहा कि बंगाल के बीजेपी के ट्रोल इंचार्ज को सलाह देंगी और वे अपने आकाओं से कहे कि वे उन चीज़ों पर टिप्पणी करना बंद करें जिनके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं। दीदी ओ दीदी उन्हें बूट दिलवाया, अब माँ ओ माँ उनके सीने पर पैर रखेंगी। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी की ओर से दीदी ओ दीदी बोलना बीजेपी के लिए भारी पड़ गया और भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। अब एक बार फिर पीएम के मां काली पर बयान के बाद मोइत्रा का ट्वीट नहले पर दहले के रूप में सामने आया, जबकि पीएम मोदी के इस बयान को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि उनकी पार्टी टीएमसी की एक सांसद महुआ मोइत्रा ने मां काली को लेकर विवादित बयान किया था। मोइत्रा के खिलाफ केस दर्ज भी किया गया और बीजेपी ने टीएमसी से निलंबन की मांग भी की है। तो किस तरीके से लगातार जो महुआ मोइत्रा हैं वो सुर्खियों में बनी हुई हैं। और इससे पहले जो महुआ मोइत्रा का ट्वीट आया था, जिसकी वजह से उन्हें निलंबन की मांगे उठी, उनकी पार्टी से ही उनको इस्तीफे देने की मांग उठी, उनकी पार्टी वालों ने ही उनसे पल्ला झाड़ लिया। साफ तौर पर एक ट्वीट भी सामने आया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, टीएमसी की ओर से एक ट्वीट सामने आया, जिसमें हमने आपको बताया था, इससे पहले एबी स्टार ने आपको इसको लेकर पूरा जो है आपके सामने रखा था कि किस तरीके से किन किन राज्यों में जो है मां काली के पोस्टर को लेकर विवाद गर्माता जा रहा है। लगातार भाजपा की ओर से इसको लेकर आवाजें उठ रही है, शिवसेना की ओर से भी इसको लेकर आवाज उठी। शिवसेना की नेता यानी कि प्रियंका चतुर्वेदी की तरफ से भी इसको लेकर जो है काफी नाराजगी जताई गई। वहीं बात की जाए महुआ मोइत्रा के समर्थन में शशि थरूर उतर आए। शशि थरूर ने किस तरीके का ट्वीट किया वो भी हमने आपको इससे पहले दिखाया था। अब जो है महुआ मोइत्रा जो लगातार जो काली पोस्टर है उसको लेकर उन्होंने अपनी समर्थन जताया था, जिसके बाद महुआ मोइत्रा का एक और विवादित बयान सामने आया, जिसमें कि उन्होंने आईटी सेल पर प्रमुख पर निशाना साधते हुए कहा कि अब मां काली उनके सीने पर पैर रखेंगी। तो किस तरीके से जो है महुआ मोइत्रा लगातार जो है बयानबाजी कर रही है, किस तरीके से विवादित बयान जो है वो सोशल मीडिया पर दे रही हैं। अब उनका एक और ट्वीट जो है तेजी से वायरल हो रहा है। गोवा में कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल भाजपा में 9 विधायक शामिल हो सकते हैं, ऐसे आसार लगाए जा रहे हैं। किस तरीके से जो है कांग्रेस की हालत खस्ता नजर आ रही है। गोवा में कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के टूट की संभावनाएं नजर आ रही है। 9 विधायक भाजपा में शामिल हो सकते हैं। हालांकि ये अभी तक साफ नहीं हो पाया कि बात कहां तक पहुंची। गोवा में विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले ही राजनीतिक हलचल नजर आ रही है। दरअसल यहाँ पर कांग्रेस विधायकों में टूट की
संभावना जताई जा रही है। हालांकि पार्टी ने इस बात को पूरी तरह खारिज किया है। बताया जा रहा है कि भाजपा 8 कांग्रेस विधायकों को तोड़ना चाहती थी, लेकिन वो केवल 6 को ही मना पाई। भाजपा को उम्मीद है कि वो 3 और विधायकों को अपनी तरफ ले आएगी। अगर ये सच होता तो यहाँ कांग्रेस के पास केवल 2 ही विधायक रह जाते। गोवा के डेस्क प्रभारी दिनेश गुंडू राव ने इसे अफवाह बताया है। राव ने पार्टी के 11 में से 10 विधायकों के एक साथ होटल में बैठक की थी। बता दें कि गोवा में 2019 में ऐसी सियासी घटना हो चुकी है। यहाँ कांग्रेस के 10 विधायकों ने अलग गुट बना लिया था और वो भाजपा में शामिल हो गए थे। इस मामले में कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ये सवाल है कि सफलता मिलेगी या नहीं। मामले के जानकार लोगों का कहना है कि जिन 6 विधायकों ने दल बदल का मन बनाया है, उनमें पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, मौजूदा विपक्ष के नेता माकल लोबो, उनकी पत्नी देलीला लोबो, केदार नाइक और राजेश फलदेसाई शामिल है। AICC के ऑब्जर्वर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये बैठक मॉनसून सत्र की रणनीति तय करने के लिए की गई थी। इसका किसी के दल बदलने से कोई लेना देना नहीं है। बता दें कि गोवा विधान चुनाव से पहले सभी प्रत्याशियों ने राहुल गांधी के सामने एक एफिडेविट पर साइन किया था, जिसमें कि उन्होंने इस बात पर सहमति जताई थी कि वो भाजपा में शामिल नहीं होंगे। पणजी के महालक्ष्मी मंदिर में प्रत्याशियों ने शपथ भी ली थी। इसके अलावा होली क्रॉस श्राइन और मस्जिद में भी उम्मीदवारों को शपथ दिलाई गई। लोगों ने कहा कि ये जो बैठक अब की गई है, 1 सप्ताह पहले ही की जानी थी, लेकिन रॉव और अन्य समय पर गोवा नहीं पहुंच पाए। मुंबई बम धमाकों के आरोपी अबू सलीम की याचिका पर सुनवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर जानकारी जो है वो सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट साल 1993 के मुंबई बम धमाकों के गुनहगार अबू सलीम के उस याचिका पर 11 जुलाई को सुनवाई करेगा, जिसमें उसने उसे सुनवाई गई आजीवन कारावास की सजा को चुनौती दी है। सलीम ने याचिका में आजीवन कारावास को इस आधार पर चुनौती दी कि वर्ष 2002 में प्रत्यक प्रण के समय भारत की ओर से पुर्तगाल को दिए गए आश्वासन के मुताबिक उसे सजा दी गई है। 25 साल से अधिक नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई 11 जुलाई की बात सूची के अनुसार न्यायमूर्ति SK कौल और न्यायमूर्ति MM सुंदरेश की पीठ उस दिन का फैसला सुनाएगी। शीर्ष अदालत ने 5 मई को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है, जिसमें कि केंद्र ने तर्क दिया था कि न्यायपालिका साल 2002 में सलीम के प्रत्यर्पण के दौरान पुर्तगाल सरकार को दिए गए सत्यनिष्ठ संप्रभु आश्वासन से स्वतंत्र है और ये कार्यपालिका पर निर्भर है कि वो इस उचित स्तर पर फैसला ले। केंद्र की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के M नटराज ने अदालत में कहा कि सरकार तत्कालीन उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा पुर्तगाल सरकार को दिए गए सत्यनिष्ठ संप्रभु आश्वासन से बंधी है और वो उचित समय पर इसका पालन करेगी। उन्होंने तर्क दिया था कि अदालत इस आश्वासन से बाध्य नहीं है और वो कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकती है। सलीम को यहाँ अदालत के आदेश पर जारी रेड कॉर्नर नोटिस के बाद पुर्तगाल में गिरफ्तार किया गया। नटराज ने तर्क दिया था कि इस आशय के निर्णय के है कि आजीवन कारावास का अर्थ संपूर्ण जीवन और इसमें कोई छूट नहीं हो सकती। मल्होत्रा ने तर्क दिया था कि आश्वासन स्पष्ट शब्दों में था, अगर भारत में मुकदमे के लिए पुर्तगाल द्वारा सलीम को प्रत्यर्पित किया जाता है तो उसे मौत या 25 साल से अधिक कारावास की सजा नहीं दी जाएगी। 25 फरवरी 2015 को एक विशेष टाडा अदालत ने सलीम को 1995 में मुंबई के बिल्डर प्रदीप जैन और उसकी ड्राइवर मेहंदी हसन के साथ हत्या के एक अन्य मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। 1993 के मुंबई सिलसिलेवार बम धमाकों के दोषी सलीम को लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 11 नवंबर 2005 को पुर्तगाल से
प्रत्यर्पित किया गया। जून 2017 में सलेम को दोषी ठहराया गया और बाद में मुंबई में 1993 के लिए सिलसिलेवार बम धमाकों में उसकी भूमिका के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 12 मार्च 1993 को देश की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई में लगभग 2 घंटे में एक के बाद एक 12 विस्फोट किए गए। इस हमले में 257 लोग मारे गए और 713 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि अबू सलीम के ऊपर 2 मामलों में आजीवन कारावास की सजा मिली है। ऐसे में यहाँ पर देखने लायक बात यह होगी कि क्या अदालत तत्कालीन उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी के उस आश्वासन पर विचार करती है जिसके मुताबिक अबू सलीम को 25 साल से अधिक की सजा नहीं दी जा सकती, या फिर अदालत अबू सलीम को उसके गुनाहों के आधार पर फैसला लेते हुए आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखती है। देश लाइव में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।